नीरज भाई ने बहुत भावुक कर दिया। भारती जी को याद करते हैं तो कल अभी नागर जी की तिथि भी गुजरी है, तो ऐसा अद्भुत साम्य था। नागर जी की पत्नी को जिक्र करते हुए असला नागर लिखती हैं कि सुबह से वो अतिथियों के लिए पान लगाना शुरू कर देती थी और पूरा बंटा जो है भर देती थी, लगभग 100 पान लगाती थी और जिंदगी भर पान लगाते लगाते उनकी गोरी नलियां कत्थई हो गई थी। ऐसे लोग जैसे भारती जी ने अपने आप को समो दिया था उनके भीतर, वो उनके भीतर ही जैसे सांस लेती थी। अभी उनको याद कर रहे हैं तो कभी सखी वसंत आया उनके मुंह से सुना हुआ याद आ रहा है, कभी याद आ रहा है कि दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं, कनारा वो हमसे किए जा रहे हैं। वो आवाज जैसे गूंजती है, उस आवाज का भी एक चेहरा बनता है मेरे सामने। मुझे लगता है कि वो गुलजार की वो जो पंक्तियां हैं कि नीले नीले से शब्द के गुंबद में तानपुरा मिला रहा है कोई, मैंने इन दो गुनगुनाते कानों में तेरी आवाज पहना की। हम सब ने दरअसल उनकी आवाज पहन रखी है और ऐसे लोग सचमुच जाते नहीं, हमारी चेतना में हर वक्त एक दस्तक देते रहते हैं और जहां कहीं हम रास्ता भटकते हैं वो प्रकाश स्तंभ की तरह के सामने उपस्थित हो जाते हैं। मैं अनीता जी को आवाज दे रहा हूँ। इस शहर में बहुत से प्यार से जो लोग अनीता जी को बिटिया कहते रहे हैं, उनमें ओपी मालवीय जी भी थे, जहाँ भूपेश जी, प्रोफेसर साहब ये सब संबोधन चलते हो, वहाँ बड़े दूर से आओ बिटिया आओ। तो ये जो आर्द्रता है, स्नेह रिजुता है, वो लगता है कि एक कहानी का विषय हो रही है और ये कहानी जिस तरह से हम महसूस करते जाएंगे, हम अपनी कहानी के किरदार को भी समझते रहेंगे। अनीता गोपेश। आज के इस बहुत ही भावुक करने वाले कार्यक्रम में उपस्थित और जो वक्तव्य आया उसने और बहुत भावुक कर दिया है। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे भाई प्रोफेसर अरुण कुमार जी, मुख्य अतिथि वीरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे भाई वक्तागण जो बोल के गए हैं मंच पे नीरज जी और केस मिश्रा जी, संचालन कर रहे हैं यश भाई, और हमारे सामने इस समय उपस्थित मालवीय जी कहने में मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, पंडित जी, और मैं तो उनको चाचा जी ही कहती थी। उनका इमीडिएट परिवार और उनका विरक्तर परिवार, क्योंकि उनका परिवार जैसी बातें हो रही और इससे इतर भी बहुत जो उनकी चर्चा होती है, उनका परिवार बहुत बड़ा था। इतनी सारी बातें, बड़ी अच्छी बात यह है हमारे सामने लोग उपस्थित हैं, इस शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक बिरादरी के लोग भी हैं, वो उनके विरक्तर परिवार के हिस्सा रहे हैं हमेशा। एक एक का नाम नहीं लूंगी, अपने नाम में सुनाम कर भी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, बड़ी अच्छी उपस्थिति है और उनमें से बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग पंडित जी से परिचित रहे हैं। मेरा परिचय बहुत अलग स्तर का रहा है। मैं अंग्रेजी की स्टूडेंट नहीं रही, मैंने उनको अध्यापक की तरह नहीं जाना, पर एक विशिष्ट व्यक्तित्व की तरह बचपन से देखा उनको।
जहाँ कल्याणी देवी में उनका घर था वो मेरे पड़ोस में था, रानी मंडी में मेरा घर था। और सारी वो संस्कृति और परंपराएं, वो सारी चीज़ें जो हम उनको हम रूढ़ियों में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो रूढ़ियाँ नहीं है, वो हमारी एक निरंतरता बनाती है। बलुआ घाट जाते थे हम लोग, और बलुआ घाट, हमारे घर से बलुआ घाट जाने के रास्ते में कल्याणी देवी का घर पड़ता था। मुझे पता नहीं कितनी बार कहाँ कहाँ आसपास से मैंने बचपन में हरसिंगार चुना होगा पंडित जी के घर के आसपास। वो पंडित जी उस समय मेरे पिता के छोटे भाई की तरह आते थे। वो मेरे पिताजी को भाई, बड़े भाई कहते थे, भाई भाईसा भी बोलते थे। और वो जब आते थे तो साहित्य की बात नहीं होती थी, वो लगभग वज्रासन में बैठकर और संगीत की बात होती थी, और राग, पक्का राग सुनाते थे, कभी घुघरी सुनाते थे, भैया सुनिए, बड़े भैया सुनिए, और वो हम सुनते, आते जाते सुनते थे। कभी कभी मेरे पिताजी बैठा लेते थे, सुनो पंडित जी गा रहे हैं। और मैंने उस समय जाना कि शायद वो संगीतज्ञ ही हैं। पर उसके बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी में आना शुरू किया तो रास्ते में मुझे हमेशा पंडित जी गाते हुए इंग्लिश डिपार्टमेंट से पैदल वो चले जाते थे कल्याणी देवी तक, किसी राग को साधते हुए। कोई एक राग उठा लेते थे, कोई एक गजल गाते हुए, और मैं उनको देखती थी तो कभी एल्फ्रेड पार्क के पास, कभी रानी मंडी में। तो पिताजी से पूछती थी कि ये कहते तो कल्याणी देवी में हमें पैदल ही दिखाई पड़ते हैं। बोले हाँ, उनका अभ्यास है, वो बहुत पैदल चलते हैं और एक रात पकड़ के वो घर तक पहुंच जाते हैं। तो उस तरह से जाना। फिर उसके बाद मैंने उनको पिताजी की उपस्थिति में अंग्रेजी के प्रोफेसर की तरह जाना। पर मेरा जो सीधा सीधा उनसे संवाद बना वो पिता के निधन के बाद। जो यश जी जो कह रहे हैं, उल्लेख कर रहे थे कि बिटिया कह के, उसके बाद ही वो मुझसे मिले, और उसके बाद मैं उनके लिए हमेशा बिटिया ही रही। मेरी भतीजी हमेशा बोलते थे, अरे भाई मेरी भतीजी है ना। उन पंडित जी की बहुआयामी व्यक्तित्व रहे हैं, जिसकी चर्चा मेरे ख्याल से बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमारे पूर्व के दोनों ही वक्ताओं ने बहुत अच्छे से किया, और बीच बीच में अपनी टिप्पणी भी जोड़ देते हैं। तो वो सब मिला जुला कर एक ऐसा व्यक्तित्व बनता है कि लगता है कि उनको याद करना, एक ऐसी पूरी परंपरा को याद करना है जो अब विरल हो रही है, हो गई है। भाई नीरज करे जी जो बात कह रहे थे कि उस तरह के शिक्षक, ऋषि कुल की तरह कुल चलाने वाले, मुझे मेरा सौभाग्य कि मैंने ऐसे ऋषि तुल्य शिक्षकों को घर देखे हैं, जिनके घर के बरामदे बिस्तर पड़े रहते थे और छात्र पढ़ने वाले वहाँ पड़े रहते थे और शिक्षित होते थे। और उस समय की अपनी तनख्वाह में, अब तो अध्यापकों की तनख्वाह बहुत मोटी हो गई है, और मुझे ताज्जुब होता था कि उस समय की तनख्वाह में कितने ही शिक्षकों के यहाँ कितने ही बच्चे पल जाते थे, और वो बच्चे उनके अपने बच्चों से कम नहीं होते थे किसी भी तरीके से। और सही बात कही है नीरज जी ने कि पत्नियां अगर सहयोग नहीं करती होती, उस समय का जो साहचर्य था, कभी ओवर वर्क से कभी खींच जाए, पर ये नहीं हो सकता था कि गुरु माँ ये कह दे कि हम इतने लड़कों को नहीं खिलाएंगे, कभी नहीं माने जाना। तो वो समय जो है, वो परंपरा वो विरल हो रही है, खत्म हो रही है। और आपकी पढ़ाई भी वो पढ़ाई नहीं है जो आपको जीवन जीने के मूल्य, नैतिक मूल्य, मानवीयता, करुणा, इन सब चीज़ों का को सिखाए। खाली सब्जेक्ट सिखा दे, आज खाली सब्जेक्ट ही सिखा दे, वही बहुत है, पर ये सारे जीवन मूल्य, ये सारे बोध अब सिखा दे, ऐसे गुरु अवस्था मिलते हैं। और हमने उनको देखा, कितने ही छात्र उनके यहाँ रहते थे, बहुत सारे हैं, हम आगे और भी बताएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनको पेड़ लगाने का शौक था, वो उनका पैशन था, उन्होंने बीज के रूप में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, सब पुष्पी पल्लवित हो रहे हैं। वो जहाँ भी हैं, जैसे हैं, वो उनमें सांस पाते रहेंगे, उनमें जीवन पाते रहेंगे। हमारे पंडित जी जो हैं, चाह के भी जाएंगे नहीं, यही रहेंगे। पंडित जी जब हम उनको कहते हैं, बड़ी मतलब विसंगति है कि उनको घर में भी सब पंडित जी कहते रहे और हम सब पंडित जी कहते रहे, लेकिन जो आज रूढ़ अर्थों में जो पंडित इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से आज पंडित को देखा जा रहा है, वो बिल्कुल वैसे
संगीत, सरोकार, समतामूलक मूल्य, प्रदर्शन, कोई भी किसी भी मूल्य के लिए आपको खड़ा होना हो, साथ में खड़ा होना, आशीर्वाद के लिए आना, सब चीज जो है वो उनके अंदर की करुणा इतनी थी। और मैं नहीं समझती कि उन्होंने अपने आसपास अपने जो लोग थे उनमें कभी वर्ग भेद, जाति भेद कभी उनके दिमाग में भी आया होगा। वो कल्पना भी नहीं आता कि पंडित जी के दिमाग में कभी आया हो, क्योंकि वो अपने मोहल्ले के सारे लोगों से एक जैसे बात करते थे, एक जैसे मिला करते थे। और ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास एक बहुत ही सुखद, सार्थक और सकारात्मक माहौल जनरेट कर देते थे, जहाँ कुछ भी नकारात्मक नहीं हो सकता था, नकारात्मक कुछ वहाँ ठहर ही नहीं सकता था। दूसरा एक शब्द जो हम लोग बहुत, जिसको हम लोग गलत अर्थों में लेते हैं, मैं समझती हूँ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक होना। आप अगर कहें, मैं अगर कहूँ कि पंडित जी जो है सही अर्थों में रोमांटिक थे, तो उसका मतलब महिलालू होना नहीं है, कतई नहीं है। हमने उसको बहुत सीमित कर दिया है। जो बहुत महिलाओं में रुचि ले, प्रेम संबंधों में रुचि ले, वही रोमांटिक नहीं है। रोमांस का मतलब अंग्रेजी में अगर आप देखें तो सचमुच जो कुछ जीवन पे है, जो कुछ पॉजिटिव है जीवन में, जहाँ पे बच्चे, फूल, संगीत, समाज, बच्चे की हंसी। मुझे अभी याद आ रहा है 2 दिन पहले प्रियदर्शन भाई हमको निमंत्रित करने जब आए थे, मैं वो बात यहाँ कोट कर रही हूँ, आपसे परमिशन लिए बिना प्रियदर्शन भाई, कि जब मकान को सिलेक्ट करने के लिए प्रियदर्शन भाई उनको लेकर दिखाने के लिए और बताया उन्होंने कि उन्होंने दूसरा मकान उनको ज़्यादा पसंद था, और पंडित जी ने वहाँ आते हुए प्रांगण में घुसते ही सुना एक घर से संगीत लहरियाँ आ रही थी और सामने मैदान में बच्चे खेल रहे थे। तो मकान उन्होंने देखा नहीं, बोले इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती है, ये बहुत अच्छी जगह है, बस ये सबसे अच्छा मकान है। तो उन्होंने प्रियदर्शन जी सोचते रहे कि बगल वाला मकान देख लेते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ले लो, बस यही मकान है। तो ये रोमांस है कि जीवन में जहाँ भी जो कुछ भी जीवन में है, पॉजिटिव है, उसके प्रति आपके मन में पैशन हो, लगन हो। बच्चे, फूल, संगीत, सरोकार, समाज से जुड़ना। और सच बात है, न जाने कितने संघर्ष उनके जीवन में आए होंगे, न जाने, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, पर मैंने उनको कभी दुखी नहीं देखा, बचपन से लेकर अभी तक जब वो नहीं रहे। और भी बात याद आती है हमको, सौभाग्य था मेरा यूनिवर्सिटी में होने के नाते, जब बिटिया अंकिता के सिलेक्शन की बात हुई तो मेरा संयोग था कि उस सिलेक्शन में मैं थी पैनल में, और ये बात उनको पता थी। पर आपको ताज्जुब हुआ जान के कि उन्होंने पहले मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर सूत्रों से पता चला कि मालवी जी की बहू है वहाँ पर, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर हो जाने के बाद फिर अंकिता को याद होगा, पंडित जी मेरे घर आए थे और इस तरह से वो लेकर सपोर्ट लेकर चल रहे थे, और सीढ़ियाँ चढ़े, मुझे मैं दौड़ के बेसकर भागी थी, पंडित जी ऊपर कैसे चढ़ेंगे, और बोले मैं चढ़ लूँगा, पंडित जी के घर आए होंगे, अरे कोई बात होती है। और उन्होंने बैठ के मुझे आशीर्वाद दिया, धन्यवाद नहीं दिया, पर भेंट लेकर आए थे। और उन्होंने कहा कि भेंट तो मैं दे ही सकता हूँ ना। मैंने माथे से लगाया, मैंने कहा बिल्कुल साधुकार, वो भेंट मेरे पास आज भी है। पंडित जी को बहुत तरीके से याद करती हूँ। मुझे एक बात यहाँ अप्रासंगिक है लेकिन कहना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत बार आता है, मैंने सुना भी है, विश्वविद्यालय में मैंने देखा, हालांकि इसका उनको कोई दंश नहीं था, पर मैं जानती हूँ कि अंग्रेजी विभाग में भी उनको वो सम्मान, वो जगह नहीं मिली कतिपय कारणों से जो डिजर्व करते थे। हम और प्रोफेसर पाटली बैठे हुए सामने, हम लोग सांस्कृतिक केंद्र में इत्तेफाक से थे, और सम्मान देने के लिए जब विभूतियों की बात हो रही थी, तब हम लोगों ने जब उनका नाम दिया था, तब भी थोड़ी सी खुशखुशाहट सुनाई पड़ी थी, कानाफूसी कुछ सुनाई पड़ी थी। और पंडित जी कितने प्रसन्न हुए थे वो सम्मान लेने जब आए थे, कि अपना स्थान, अपनी जगह सम्मान दे, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है। इतने प्रसन्न होकर उन्होंने इतना अच्छा छोटा सा वक्तव्य दिया था, और मुझे लगता है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो दरअसल उनको वहाँ नहीं मिला।
मेरे एक कार्यक्रम में मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि नकारात्मक चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये समय है कि मुझे कभी अवसर नहीं मिलेगा कहने का। एक कार्यक्रम में मैंने उनको रखा था, तो एक हमारे बहुत ही जनवादी लेखक जो है कार्ड में नाम होने के बावजूद दूसरे इसके नहीं आए थे, क्योंकि मंच पे ओपी मालवी साहब थे और अमर सिंह साहब थे। और इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कल्पना करती हूँ कि अगर मैंने ये बात उनसे कहीं भी होती है, अरे ठीक है बिटिया चलता है, और वो उसको बात में उड़ा देते, कोई अच्छी बात ही आपके सामने कैसा सुनो 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 मैं तुम्हें गजल सुनाता हूँ, बात पलट देते। और सच सही अर्थों में मुझे लगता है, मैं जब अपने बचपन से अब तक मेरा सौभाग्य मेरे शहर में होने के नाते बहुत लोगों को देखा, पास से देखा, जितने प्रगतिशील, जितने समता मूलक मूल्यों को जीने वाले, जितने आधुनिक धोती कुर्ता पहनने और कुर्ता पजामा पहनने के बावजूद हम लोगों को कभी टाई नहीं देखा, पता नहीं पहनते रहे तो नहीं मालूम, और हमने नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति इतना प्रगतिशील, इतना प्रगतिमूलक, विकासकामी और इतना स्नेहिल, मतलब उनके आसपास कोई भी चीज याद कर रही थी। इसके बाद एक रोचक प्रसंग से बात खत्म करूंगी। याद करके सोच रही थी कि क्या चाचा जी को कभी गुस्सा आता था? जरूर आता होगा, परिवार के लोगों ने देखा होगा जब वो गुस्सा होंगे। एक प्रकरण हम लोगों ने देखा था, फातमी भाई भी थे, असरार जी भी थे, कोई शादी थी, किसकी शादी थी मुझे नहीं मालूम, चौधरी बगिया में पार्टी थी और बारात आने में देर हो रही थी। हम लोग सब उसके पहले खाना पीना शुरू हो गया था, हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया था। तब तक खुदा के आनंद भाई आप लोग चल के पंडित जी को रोकिए। पंडित जी फैले हुए थे, कुर्ता पजामा पहने, हमको वापस घर पहुंचवाए दो, ये बेहुदा नाच 1 घंटे से चल रहा है। सड़क पे लड़के, सारे परिवार में इतने लड़के बच्चे और लोग इकट्ठा सब नाच रहे थे, बेहुदा नाच हो रहा 1 घंटे से। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें घर पहुंचवा देगा, हमको घर भेज दो, हमको। हम लोग पार्टी वाले को सब चार बार खा लिए थे, आए दौड़ के हम लोग, हमने पार्टी वाले का पंडित जी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बहुत आनंद। हमने कहा अच्छा बिटिया थोड़ा सा कोमल था, हम बैठ गए बगल में, हमने कहा चाचा जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप सुनिए तो। अच्छा ठीक है, शांत हो गए। और वो हमने उनको देखा तो एक बच्चे की तरह वो लोग फैले हुए थे। मुझे आज भी उनकी वो सब याद आती है। ऐसे लोग जो आप, जिनके पास आप बैठे, बहुत होते हैं जो आपको एहसास कराएं कि आप बहुत छोटे हैं, आप कुछ नहीं हैं। बहुतों के पास ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। और ऐसे लोग जिनके पास बैठ के आपको लगे कि आप कुछ हैं, आप कुछ हो सकते हैं, आप बहुत कुछ हैं, जिनके पास अवसाद के समय मन करे कि लाओ गाड़ी उठा के चले जाते हैं, उनके पास बैठी नहीं ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों का बहुत अभाव महसूस होता है। और जब ऐसे लोगों की याद आती है तो मुझे चाचा जी की बहुत याद आती है, बहुत कमी महसूस होती है। और चाचा जी ऐसे शख्स हैं जो कभी जाएंगे नहीं, वो हम लोगों के दिलों में जीते हैं, जो उनके बीच के जो पेड़ बनाए हैं उन सबके दिलों में जीते हैं। मैं उनको बहुत ही प्यार से अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ और प्रियदर्शन करके धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इतना बोलने का सुरूर दिया। ऐसे ही अपने बुजुर्गों को याद किया जाता है, आंखों में आंसू हो और होठों पे कोई एक टुकड़ा हो जो आपके होठों पे हंसी ला दे। असार भाई एक बात सुनिए फिर जाइए। इस गोष्ठी की एक अतिरिक्त उपलब्धि जो याद की जाएगी आगे की, असगार भाई और फातमी साहब राम लक्ष्मण दिखाएगा जीवन पर्यंत 36 की तरह रहने वाले आज 63 की तरह। मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आयोजन की। दूसरी बात ये कि जब अनिता जी महिलाओं शब्द का इस्तेमाल कर रही थी तो किसी ने पूछा कि ये महिलाओं क्या होता है, तो जवाब ये आया कि जैसे श्रद्धालु, जैसे कृपालु, जैसे दयालु, जैसे मुमतालु। बड़े मन से अनिता जी ने याद किया।